Hello class. Today we will do chapter 9, organisms and their surroundings. So in this chapter we're going to learn about difference between biotic and abiotic factors, describe the habitat and its types, and explain the adaptations of different organisms to their habitats. Now we'll start with the chapter. Suppose you go to a desert and a hilly area in your summer break. Would you find the same kind of living organisms in both the places? आप कहीं घूमने के लिए जाइए, किसी ठंडी जगह पर जाइए, अगर यहाँ पर गर्मी है तो अच्छी खासी ठंडी जगह हिली एरियाज़ पर जाइए और देखिए वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को. क्या वहाँ का जो रहन सहन है वो यहाँ जैसा ही है? चेंज मिलेगा. क्या ऑर्गेनिजम्स सेम है? नहीं, वो भी आपको सेम नहीं मिलेंगे. No, the living organisms of a desert and a hilly area differ a lot. In fact, the non-living components of these two areas also differ. Our surroundings include both living and non-living components. Both the factors affect the form and growth of the organisms by interacting with each other. The living components include all the living organisms. These are also called biotic components. तो आप जब हिली एरियाज़ में जाएंगे तो आपको अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और उनका जो अडेप्टेशन होगा यानी अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन होगा वो भी अलग अलग तरीके से होगा. दूसरी चीज़, दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं अपनी सराउंडिंग को इस तरीके से कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सपोर्ट मिले. फर्स्ट इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक. ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर. अब हम बात करते हैं हैबिटेट. द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो अब अगर हम हैबिटेट की बात करें तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है यानी उसमें ह्यूमन बींग्स ने कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है, उनका बिल्कुल नेचुरल है. जिस तरीके से जानवर रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से रह रहे हैं. A habitat has all the environmental conditions that an organism may need to survive. For an animal, a habitat is able to provide food, water, shelter and a mate to successfully reproduce. तो एक हैबिटेट में क्या होता है? एक हैबिटेट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को जीने में मदद करती हैं. ऑर्गेनिज्म को चाहिए खाना जो उसको उसका हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, पानी, रहना और एक मेट यानी कि एक साथी जिससे वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर पाए. What comes to your mind when you try to draw the picture of a desert? A wide expanse of sand and scorching sun, sandstorms and a few plants and animals. Have you ever thought how these plants and animals survive in such a harsh environment? तो अगर आप एक डेजर्ट की पिक्चर मानो तो डेजर्ट में क्या होगा भाई? डेजर्ट में होगा आप एक कैमल को सोचेंगे, आप रेत को सोचेंगे, रेत के टीले आपके दिमाग में आएंगे, पानी बहुत कम आएगा, कुछ कांटों वाले प्लांट्स आपकी नज़र में आएंगे. तो कुल मिला के जो पूरी की पूरी कंडीशन बनेगी वो ऐसी बनेगी जो बड़ी ही मुश्किल होगी इंसान के रहने के लिए. These living organisms possesses special characteristics to withstand the harshness of the environment. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में रहते हैं और उन्होंने खुद को इस तरीके से अडेप्ट किया है, उनके अंदर इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे वो इतने ख़राब एनवायरनमेंट में भी जी पाते हैं. These special characteristics that enable plants and animals to survive in a particular environment are called adaptations. और ऐसी हर वो चीज़, स्पेशल चीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ रहने में मदद करती है उसको हम बोलते हैं adaptation. For example, beetles are found in dry habitats have thick and hard outer shells that prevent them from drying out. Some animals camouflage to protect themselves from predators. तो देखिए जैसे कि अगर हम बीटल्स की बात करें तो उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिससे कि वो आसानी से वाटर लॉस नहीं करती हैं यानी उनके अंदर से पानी नहीं जाता है ज़्यादा. ठीक है, उनके बॉडी में से पानी नहीं इवेपोरेट होता है तो इसलिए हार्ड आउटर शेल होता है उनके ऊपर.
और दूसरा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना कलर बदल लेते हैं, जैसे कि गिरगिट है ना, रंग बदल लेते हैं जिससे कि वो आसानी से खुद को छुपा पाए प्रीडेटर से, यानी जो लोग उनका शिकार करते हैं. Camouflage is the ability of an organism to blend in with its surrounding. In some animals, it is a common example of an adaptation. The monarch butterfly has the combination of bright orange and black spots on its wings. This adaptation warns potential predators that the butterfly is poisonous, preventing it from being eaten. तो जैसे अगर हम मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें तो ब्राइट ऑरेंज, और देखो ये जो ऑरेंज कलर है और ये देख रहे हो आप ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं इसके ऊपर, तो इससे ये बड़ी जहरीली सी लगती है. और जो इसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पता है कि अच्छा ये वाली है बटरफ्लाई तो इसको हमको नहीं खाना है. क्यों? क्योंकि ये जहरीली है. तो इस टाइप का जो एनवायरनमेंट के साथ जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स रह पाते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके की डिज़ाइन होती है जिससे वो अपने आसपास के माहौल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना. तो उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, यानी कि वो आसपास के एनवायरनमेंट के साथ मिल जाते हैं. Thus adaptations give the organisms a better chance to survive in their surroundings. Now types of habitats and adaptations. Let us now explore the different types of habitats and the adaptations that the organisms living in there exhibit. Primarily, habitats can be divided into two main types, terrestrial and aquatic. तो दो टाइप के हैबिटेट होते हैं. पहले होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जो लैंड पर रहते हैं. दूसरे होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फिशेज, मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया, सारे वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में रहते हैं, तो वो हो गए आपके एक्वेटिक. सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड एरिया की. All the plants and animals that live on land are called terrestrial organisms. तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. तो ऑर्गेनिजम्स भी और पेड़ भी. Grasslands, deserts, forests and mountain are the different types of terrestrial habitats. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स की, यानी कि घास के मैदान. जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा घास का मैदान है. बड़े अच्छे खासे लंबे तक एरिया में आपको बड़े बड़े एरिया में घास ही नज़र आएगी. ग्रासलैंड्स आर ग्रासी, विंडी एंड पार्टली ड्राई एरियाज, यानी कि यहाँ पर ग्रास होती है, हवाएं अच्छी चलती हैं, और कुछ एरिया इसका ड्राई होता है, कुछ हरा भरा होता है. ग्रासलैंड्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑन द एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे. They cover about 1/4 of Earth's total land surface. Now adaptations in plants. The following are some adaptations shown by the plants in grasslands. तो plants ने खुद को किस तरीके से ढाला है grasslands के हिसाब से. As grasslands do not get a lot of air, many of the plants growing here have small leaves to reduce loss of water. जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना ही ज़्यादा उसमें से पानी उड़ेगा. तो ग्रासलैंड में बारिश कम होती है जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और इवेपोरेशन कम होता है. In order to get water, the plants have roots that grow deep into the soil. As they have a strong root system, they are not easily destroyed when animals walk on them or eat them. दूसरी चीज़, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बड़ी गहरी होती हैं ज़मीन के अंदर. तो गहरी होती हैं तो प्लांट को सपोर्ट अच्छा मिलता है, प्लांट मजबूती से ज़मीन से जुड़ा रहता है. जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही तो प्लांट ज़मीन से मजबूती से जुड़ा होगा. तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर जानवर इस पर चलकर भी जाते हैं ना, तो ये जो पेड़ हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं. Grasslands have very few shrubs and trees. As it can get too windy in the grassland, the plants here have very soft stems that bend easily without breaking. तो आप वो माहौल याद करिए जब बड़ा ही तूफान आता है, तेज़ तूफान आता है और पेड़ गिर जाते हैं. क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं सख्ती के साथ. अगर वो सॉफ्ट होते तो झुक जाते हवा से और बचे रहते, पर वो मजबूती से खड़े रहते हैं तो हवा आती है उनको गिरा देती है, पेड़ टूट जाते हैं. पर ग्रासलैंड्स के जो पेड़ हैं उनकी खास बात ये भी है कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो मुड़ती है, टूटती नहीं है.
स्ट्रॉन्ग रूट्स प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग अप्रूटेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके अलावा उनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, गहराई तक होती हैं, तो तेज़ हवाएं भी उन प्लांट्स को अपने से नहीं तोड़ पाती। टाइप्स ऑफ ग्रासेस दैट आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स इंक्लूड वाइल्ड ओट्स, फॉक्सटेल, पर्पल नीडली ग्रास, needle grass, sorry, no, not needly grass, it's needle grass, ryegrass and buffalo grass. Now adaptations in animals। जो ग्रासलैंड्स के एनिमल्स हैं उन्होंने खुद को किस तरीके से ढाला है वहाँ के हिसाब से। They have strong legs that enable them to run away at a high speed from their predators or any danger। उनके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे वो काफ़ी तेज़ी से भाग पाएँ, खुद को बचाने के लिए, शिकार होने से खुद को बचाने के लिए तेज़ी से भाग जाए। They also have a very good eyesight to spot danger। आँखें बहुत तेज़ होती हैं, खतरे को जान लेती हैं। Some animals like antelopes and zebras have good sense of smell। This alerts them to danger nearby। इसके अलावा एंटीलोप्स और जो जेब्रास टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है। सूंघने की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो ये आसानी से खतरे को सूंघ भी लेते हैं। These animals tend to live in herds at it is safer than being alone। इसके अलावा ये लोग ग्रुप में रहते हैं। ओके, हर्ड्स का मतलब ग्रुप, यानी कि अकेला जानवर नहीं रहता है, ग्रुप में रहते हैं। Some animals burrow in the soil beneath the grass and hide in tufts of grass। The body color of these animals mostly gets camouflaged with the surroundings, making them less susceptible to predators and also help them in hunting their prey। इसके अलावा जो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो स्किन कलर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इस टाइप का होता है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। जैसे अगर हरी घास है बड़ी बड़ी और हरा ही जानवर है तो दिखने में तो दिक्कत होगी। सूखा एरिया है यानी ब्राउन कलर की घास हो गई है, ब्राउन कलर के पेड़ है और वो जानवर भी ब्राउन कलर का है तो भी उसको देखने में दिक्कत होगी। तो जो कैमोफ्लेज होता है यानी खुद को छुपा लेने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उससे होता ये है कि एक तो ये शिकार होने से बच जाते हैं, दूसरा शिकार भी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि छुप कर शिकार करते हैं, देख ही नहीं पाता कोई ने। Various types of animals are found in grasslands। They are homes to many herbivores such as bisons, gazelles, zebras, giraffes, rhinoceroses, wild horses, deer, and rabbits। Carnivores such as lions and wolves are also found in grasslands। ये पोयम है, ये पोयम आप अच्छे से करिएगा। इस पोयम को मैं करा देती हूँ। रीड द फॉलोइंग पोयम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो इट। तो देखिए ये आपको एक पोयम दी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Plants survive in their surroundings because they adapt to conditions that are found the desert habitat। तो प्लांट्स खुद को ज़िंदा रखने में इसलिए सक्षम होते हैं कि वो खुद को ढाल लेते हैं। जैसा कि ग्रासलैंड में प्लांट्स थे, जड़ें मजबूत हैं, पत्ते छोटे हैं, सॉफ्ट स्टेम है, उनको आसानी से नुकसान नहीं पहुंच सकता। There it's always hot and sunny, the air is very dry, soil is sandy and it's rocky and the winds go blowing by। तो यहाँ पर सूरज निकलता रहता है, गर्म रहता है ये एरिया ग्रासलैंड वाला। इसके अलावा यहाँ पर सूखी हवाएं चलती हैं, सॉइल सैंडी होती है, रॉकी होती है, एंड द विंड्स गो ब्लो बाय, हवा चलती रहती है। How have deserts plants adapted to their habitat? Roots are long for finding water that they store in stems so fat. Leaves lose water so they are smaller. Some plants have none. You know, cacti have spines that will protect them। अब आप ये सोचो कि जो डेजर्ट एरिया है उसमें प्लांट्स कैसे खुद को अच्छे से रख पाते हैं। तो कैक्टस को बीच से काट कर देखना, उसके अंदर सॉफ्ट फ्लैशी टाइप का स्टेम होगा, फ्लैशी टाइप का निकलता है वहाँ से, तो वो उसके अंदर वाटर को स्टोर करता है कैक्टस अपने अंदर। तो इस टाइप से ये खुद को ढालते हैं। इसके अलावा कांटे होते हैं जिससे ये और बाकी ऑर्गेनिज्म से खुद को बचा पाए। कैक्टस में कांटे होते हैं ना। Other kinds of plants are living where they must adapt to the tropical rainforest, a wet, shady habitat. There it's always warm and rainy. Soil is shallow and poor. There are so many plants, it's shady on the forest floor। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर गीला रहता है, बारिश होती है
ओके। जो सॉइल है वो भी है। इसके अलावा सॉइल ज़्यादा गहरी नहीं है, जो हमारा सॉइल का बेड है वो उतना गहरा नहीं है. So there are so many plants. It's shady on the forest floor. In the tropical rainforest, how do plants adapt? Buttresses support all trees. Drip tip leaves shed water. Prop and stilt roots can be found here, supporting while they feed. Some plants climb or live on others for the light they. नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेजर्ट एरिया. तो डेजर्ट एरिया में किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स खुद को अडेप्ट करते हैं. डेजर्ट्स आर प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ जनरली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट. तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर गर्मी होती है और अच्छा खासा सूखा सा एनवायरनमेंट होता है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डेजर्ट आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशन टू सराउंडिंग्स. Here rainfall is less than 10 inches per year, यानी 10 inches से भी नीचे यहाँ पर बारिश होती है. अब प्लांट्स ने खुद को कैसे यहाँ पर अडेप्ट किया है. Some desert plants store water in their stems. तो कुछ प्लांट्स अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं. As maximum loss of water takes place through the leaves, they are reduced to spines in some plants. तो यहाँ पर जो आपने पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर्स में, जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वहाँ से वाटर लॉस होता है. जैसे हमारा पसीना निकलता है इसी तरीके से वहाँ पर वाटर लॉस होता है लीव से. तो यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस यानी कि कांटों में तब्दील हो जाती हैं, जिससे कि इवेपोरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो. दिस मिनिमाइजेज द लॉस ऑफ वाटर. इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम. अब आप बोलोगे मैम जब पत्तियाँ ही नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा. तो फोटोसिंथेसिस होगा आपका स्टेम में. इन सम प्लांट्स लीव्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी कोटिंग एंड आर स्मॉल इन साइज टू मिनिमाइज लॉस वाटर लॉस. कुछ लीव्स ऐसे चिकनी चिकनी होती हैं जिससे कि उनके अंदर से पानी ना उड़ पाए. दूसरा, बहुत छोटी होती हैं पत्तियाँ. अगर किसी की पत्तियाँ होती भी हैं तो इतनी छोटी होती हैं कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो पाए. मैनी वैराइटीज ऑफ कैक्टस आर फाउंड इन डेजर्ट्स. सो डेजर्ट में आपको और क्या मिलेगा, कैक्टस. नाउ अडेप्टेशंस इन एनिमल्स. कैमल्स, लिजर्ड्स एंड डेजर्ट टोड्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट्स. In order to help them survive in the hot and dry climate, desert animals show many adaptations. तो जानवरों के लिए यहाँ रहना बहुत ही टफ है, पर ऐसे कुछ बदलाव हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे यहाँ के ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं. The light-colored fur of the black-tailed jackrabbit blends it with the surroundings and protect it from predators. तो देखो ये एक black-tailed jackrabbit है, ठीक है. ये एक लाइट कलर, इसका जो कलर है वो देखिए बड़ा ही लाइट सा है, जिससे ये आसानी से वहाँ के एरिया में छुप जाता है. Its large ears help it to keep cool. Before entering the body, there is an expansion of blood vessels in the ears to allow the blood to cool off. इसके अलावा इसके जो कान होते हैं ना वो बड़े लंबे और बड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि आसानी से इसका जो ब्लड है वो ठंडा हो जाए और इसको डेजर्ट एरिया में जहाँ पर इतनी गर्मी होती है वहाँ भी इसको ठंडक मिल पाए. A solid rather than the liquid urine is excreted by the kangaroo rat to conserve water. तो ये जो कंगारू होते हैं यहाँ के कंगारू रैट, तो कंगारू रैट क्या करते हैं, ये यूरिन करते हैं यानी टॉयलेट भी करते हैं. तो सॉलिड करते हैं, लिक्विड नहीं करते हैं, जिससे कि इनकी जो बॉडी है उसमें से वाटर लॉस ना हो. ड्यूरिंग द डे many small animals hide under rocks or dig underground burrows that stay there to escape the heat of the sun. तो दिन के समय में ये लोग ज़मीन में गड्ढा करके उसमें चले जाते हैं. जो बिल होता है उसको बोलते हैं बिल में घुस जाते हैं, जिससे कि ये गर्मी से खुद को बचा पाएँ. Most desert animals feed at night when the temperature drops down and the air becomes much cooler to avoid the extreme midday heat. That is, they are nocturnal. In fact, in the summer, some of them even remain dormant. तो इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, खाने पीने की, शिकार करने की, ये सब शाम की रहती है, रात की रहती है, जब गर्मी कम हो जाती है और ठंडा एरिया हो जाता है. इवन कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं
जो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, जिनका दिन का निकलने का कोई काम ही नहीं है, रात को खाया पिया, बिल में घुस गए, शांति से सो गए, फिर निकलने का कोई काम नहीं है. In order to avoid the day heat, large desert animals try to stay in shady areas. Water is obtained by them from the few water holes that exist in the deserts and from the food they eat. तो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर छाया हो, थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं. इसके अलावा जो खाना खाते हैं, जो ये लोग खाते हैं, अपना कंज्यूम करते हैं फूड, उसमें से भी ये पानी अपना लेते रहते हैं. अब देखो ये जो हम्प है, हम्प ये कैमल के होता है. यहाँ पर ये क्या करता है, कंपोज मोस्टली ऑफ फैट, ये यहाँ पर फैट को स्टोर करके रखता है. द स्टोर्ड फैट मेक्स द कैमल सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर. तो ये यहाँ पर अपना फैट स्टोर करके रखता है और लंबे समय तक इसको खाने पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये सर्वाइव कर सकता है. अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की, यानी कि पहाड़ी एरिया की. हैव यू एवर बीन to any hill station like Shimla, Mussoorie और दार्जिलिंग for a holiday? तो शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग जाएंगे, वहाँ पे ठंडा एरिया होता है, माउंटेन्स हैं. You must have noticed that as you go up the mountains, the weather becomes colder. You may have even seen or played in the snow if you were there in winter. तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठंडा मौसम होता है. The mountains are home to many evergreen trees and plants. The plants and trees in the foothills have broad leaves. At higher altitudes, the trees bear cones and have needle-shaped leaves. तो foothills यानी कि पहाड़ है, पहाड़ के ये वाला एरिया होगा, नीचे वाला एरिया होगा, यहाँ पर आपको इस टाइप के ट्रीज मिलेंगे जो एवरग्रीन होंगे. ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स मिलेंगे. चौड़ी पत्तियां होंगी ऐसे पेड़ों की, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ पर, वैसे वैसे वहाँ के प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो बहुत पतली होती चली जाएंगी, इवन बिल्कुल निडल जितनी पतली होती चली जाएंगी. As you climb higher up a mountain, it gets colder and the trees eventually thin out and disappear. जैसे जैसे आप और ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे प्लांट्स ख़त्म होते नज़र आएंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं. When it gets too cold for trees to grow, it is called timberline. Sal, teak, bamboo, fir, oak, maple, deodar, spruce and cedar are some examples that grow abundantly in the mountain. Moss and fungi are also grow in abundance. Now adaptations in plants. अब इन plants की जो mountain area में मिलते हैं, इनकी खासियत क्या होती है? These plants have short stems so that they can avoid the harsh wind and do not get knocked over. तो इनके जो stems होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जिससे कि हवा चले तो ये आसानी से टूट ना जाए. They have a wide root system in order to gather more nutrients. इसके अलावा इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, मजबूत होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ये ले पाएँ. Most of the trees are cone shaped and bear cones. These trees are called conifers. The Christmas tree is a conifer. Christmas tree सबने देखा होगा, ऊपर से पैना होता है ना. It has needle-like leaves that let snow and rainwater slide off easily. तो क्रिसमस ट्री को याद करिए ज़रा, आँख बंद करके अपने दिमाग में लाइए. पतली पतली उसकी पत्तियाँ होती हैं और ऊपर से ऐसा होता है ना. ऐसा इसलिए होता है कि जब इस पर बर्फ़ गिरे या पानी गिरे तो आसानी से यहाँ से बर्फ़ फिसल के नीचे गिर जाए. यानी अगर इस यहाँ पर ऊपर अगर स्नो गिरेगी तो स्नो आसानी से नीचे फिसल कर आ जाएगी. ऐसे ट्रीज़ को बोलते हैं कॉनिफर्स. Some trees possesses few leaves and very bright flowers so that they can attract more insects for pollination. इसके अलावा इसमें फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं अट्रैक्टिव, जिससे कि प्लांट्स इनकी तरफ, वो जो इंसेक्ट्स हैं वो इन प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट हों. The leaves usually are very tough and have a waxy surface to prevent drying out. अब यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्होंने किस तरीके से खुद को ढाला हुआ है. The mountains provide natural habitat to a large number of animal species such as tigers, yaks, deer, musk deer, wild goats, sheep, wolves and the snow leopards. The animals adapt to the cold climate by hibernating, यानी कि winter sleep. यहाँ पर animals लंबी नींद लेते हैं, जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक सोते रहते हैं,
गर्मियों में खाते हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वैसे ही सो जाते हैं। माइग्रेटिंग टू वार्मर एरियाज, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो गर्म वाले एरिया पर चले जाते हैं। जैसे ठंड हो गई इस एरिया में, तो जहाँ ठंड वाला एरिया है उसे छोड़कर ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर गर्मी हो। और इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद लेयर्स ऑफ फैट, दे हैव शॉर्टर लेग्स, टेल्स एंड ईयर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस हीट लॉस। Their bodies are usually covered with long hair such as in the yak or with thick fur such as in the snow leopard. Animals living in the mountains also have larger lungs, more blood cells and more hemoglobin. तो क्यों होता है इनके अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा? जिससे ज़्यादा ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर पाएँ। इनके पास फर होते हैं, बहुत बड़े बड़े घने बाल होते हैं इनकी बॉडी पे, जिससे ये खुद को गर्म रख पाएँ because of the increased pressure and lack of oxygen at higher altitudes. If you live in the plains and you visit a hill station, you may experience difficulty in breathing for a short while. This is because the oxygen levels drop as we go higher up the mountain. This makes us breathe faster. Our body undergoes some changes to adjust to the new surroundings. तो होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है, हमारी सांस भी फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। We get used to the place and start to breathe normally. पर जब आप एक थोड़े टाइम बाद आप जब उस प्लेस पर रहने लग जाते हैं, आदत पड़ जाती है, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। The small changes that takes place in the body of an organism over a short period of time to overcome problems arising due to changes in the surroundings is called acclimatization. तो एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है, ये वर्ड है एक्लीमेटाइजेशन। तो जो एक्लीमेटाइजेशन प्रोसेस है वो ये है, जैसे आप घूमने गए हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में घूमने गए, आपको गर्मी लग रही थी और आप ठंडी जगह पर गए, तो ऊंचाई पर जाने से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर 1 दिन 2 दिन बिताने के बाद आपको वहाँ पे सांस लेने में आसानी होने लगी, यानी कि आपको वहाँ की आदत पड़ गई। तो इसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। These changes are different from adaptations that take place over thousands of years. तो ये चीज़ अडेप्टेशन से अलग है, क्योंकि अडेप्टेशन हज़ारों साल में आने वाला चेंज है। अडेप्टेशन 1 दिन में 2 दिन में नहीं आता, जबकि एक्लीमेटाइजेशन ये 1 दिन 2 दिन में अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद को चेंज कर लेते हैं। एक छोटा सा जनरल एग्जांपल देखें तो गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं तो भी तो हम खुद को चेंज करते हैं। पहले ठंड लगती है, सर्दी ज़ुकाम होता है, फिर धीरे धीरे हम हैबिट में आ जाते हैं। सर्दियाँ हमें पता है 3-4 महीने रहनी है, प्रॉपर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे वुलन, खुद को गर्म रखेंगे, फूड ऐसा लेंगे जिससे आपको गर्मी मिले और आप उस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्लीमेटाइजेशन। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स की, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं। सो एक्वेटिक हैबिटेट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशियंस की। द ओशियंस कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ को आप इमेजिन करिए, हमने कई बार अर्थ पढ़ी है सोशल स्टडीज़ में, उसमें आप देखिए पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन है, तो ब्लू पोर्शन पानी ही है। सो 3/4 एरिया है जो हमारी अर्थ का, वो पानी है। दे कंटेन सॉल्टी और मराइन वाटर। द ओशियंस हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देम। Now adaptations in animals. Animals ने खुद को किस तरीके से ढाला हुआ है। Some adaptations in the animals found in the oceans are as follows. The bodies of the animals such as fish living in the marine environment are streamlined. That is, the front and back of the body is narrow while the middle region is broader. तो ये हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, आप उस चैप्टर को भी देखिएगा। फिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीच में से मोटा और साइड यानी जो उसका टेल वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, फिन वाला जो पोर्शन है वहाँ वो रहता है पतला, आगे मुंह वाला पोर्शन पतला, बीच से मोटा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये उनको मदद करता है आसानी से पानी को चीर कर आगे बढ़ने में, पानी को आराम से ऐसे काट कर तैरने में। This body shape helps in reducing the resistance offered by water and helps cut through water and swim fast. They also have fins on the body which help them move and change the direction. उनकी बॉडी पे fins होते हैं तो इसलिए वो आसानी से मूव भी कर पाते हैं। In addition, the body is covered with scales and mucus, thereby making it waterproof. मछली waterproof होती है, वाओ, ये तो हमें नई चीज़ देखने को मिली।
तो जो मछली है वो वाटरप्रूफ होती है, उसकी जो बॉडी है उस पर म्यूकस लगा रहता है जिससे कि उसके अंदर पानी नहीं जाता है। मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन ओशियंस ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, तो गिल्स से सांस लेते हैं। फिश ऑल्सो हैव एयर ब्लेडर्स टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। फिश विदाउट एयर ब्लेडर्स सच एज शार्क्स नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सम एनिमल्स इन द ओशन डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, पर हर ऑर्गेनिज्म की, हर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। अब जैसे देखो, ये भी तो आपके क्या हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पर फिर भी इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। दे अवॉइड स्विमिंग एंड लिव क्लोज टू द बॉटम ऑफ द ओशन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स तैरते नहीं हैं, ये बॉटम पर ही रहते हैं, यानी जो ओशन है उसके बॉटम पर, उसके सरफेस पर ही रहते हैं। दे वेट फॉर द प्रे एंड कैच इट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स देम। स्क्विड एंड ऑक्टोपस आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉटम ड्वेलर्स, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉटम एरिया में पड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनके पास कोई आएगा और वो उसको पकड़ के खा जाएंगे। Some animals like dolphins and whales do not have gills. They come to the surface of the water from time to time to breathe in air. तो अगर हम डॉल्फिन्स और वेल्स की बात करें तो उनके गिल्स नहीं होते हैं, उन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी के ऊपर आना होता है। They breathe through their nostrils or blowholes located on their heads. They can remain inside water for a long time without breathing. हालांकि बिना सांस लिए भी वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, तो फिर भी जब भी उन्हें सांस लेनी होगी तो उन्हें सरफेस पे आना होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट की। So frogs live near water because they need to return to the water to lay their eggs. फ्रॉग्स यानी कि जो आपके मेंढक हैं वो ऐसी ही जगह पर आपको मिलेंगे जहाँ पर आसपास पानी हो, जिससे कि आसानी से वो पानी में वापस जा पाएँ और अंडे दे पाएँ। Their lives begin at tiny eggs laid in clusters of water on water. तो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है छोटे छोटे अंडों से, और बहुत सारे होते हैं ये अंडे और पानी के सरफेस पर आपको मिल सकते हैं। The eggs hatch into tadpoles that swim in fresh water and breathe through their gills. तो जैसे ही अंडे फूटते हैं मेढक के, उसमें से टैडपोल्स निकलते हैं, ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ताज़ा पानी में ही मिलेंगे, और ये गिल्स से सांस लेते हैं। As the tadpole grows, it develops legs and loses its tail to become a frog. धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो इनकी जो पूंछ होती है वो खत्म हो जाती है और ये मेढक बन जाते हैं। When the tadpole changes into a frog, it starts to breathe through the lungs and starts living on land. It can also breathe through their moist skin. तो पहले जब ये टैडपोल होते हैं तो ये गिल्स से सांस लेते हैं, पर जब ये मेढक यानी कि फ्रॉग में तब्दील हो जाते हैं तो ये लंग्स से सांस लेते हैं और अपनी मॉइस्ट स्किन यानी कि अपनी स्किन से भी ये सांस ले सकते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग पावरफुल जंपिंग लेग्स। देखा मेढक कितनी तेजी से उछलता है ना, कितनी ऊंची छलांग मारता है। This helps them move and also catch their prey. Their hind legs are webbed. Webbed मतलब आसानी से पानी में ये मूव कर पाए, इसलिए webbed टाइप के इनके जो पीछे के पैर होते हैं वो होते हैं, जो इनके पॉ होते हैं। पॉ तो जानवरों में बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ बस। जिस टाइप से इनका जो फुट होता है ना वो वेब्ड होता है, ठीक है, एक फुट होगा ऐसे वेब्ड होगा, ओके। फीट। Aquatic plants can be divided into 3 types: fully submerged plants, partially submerged plants and floating plants. अब plants की अगर हम बात करें, okay, we have to start from here. Adaptations in plants. Plants living in water are called aquatic plants. तो ऐसे plants जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं aquatic plants. In plants, roots are used to absorb water and minerals from the soil to be transported to other parts of the plant. इसमें जो आपकी roots होती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और बाकी के पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाती हैं। As aquatic plants are surrounded by water, the roots are reduced in size and mainly serve to anchor the plant. तो इसमें जो रूट्स का और भी जो काम रहता है वो रहता है कि जोड़ के रखना, यानी कि जो आपका जो एक्वेटिक हैबिटेट है यानी कि जो पानी है उसके अंदर प्लांट को जोड़े रखना। Air-filled cavities are present in the leaves and stems of aquatic plants that help them to float. Aquatic plants can be divided into 3 types: fully submerged, partially submerged plants and floating plants. तो आप ऐसा एक माहौल देखिए कि कुछ प्लांट्स आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, कुछ ऐसा लगेगा जो पानी के अंदर ही है, वो दिख नहीं रहे हैं,
कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ पानी के नीचे हैं, थोड़े से पानी के ऊपर हैं, थोड़े से पानी के नीचे हैं। तो फुली सबमर्ज्ड जो पूरी तरीके से पानी के अंदर है, पार्शियली सबमर्ज्ड जो थोड़े अंदर है थोड़े ऊपर है, फ्लोटिंग प्लांट्स जो ऊपर तैरते हैं पूरी तरीके से। इन fully submerged plants, all parts of the plant are present underwater. The leaves are narrow and long, helping the plants to resist water currents and not to get damaged. An example of this kind is tap grass. अब partially submerged plants जो आधे नीचे आधे ऊपर, like the water lily, the stems are rooted in the sediment but the leaves and flowers are seen floating on the top of the water. जैसे कि अगर हम बात करें वाटर लिली की, तो वाटर लिली की जो स्टेम होती है वो आपकी पानी के अंदर होगी, और लीव्स और जो फूल खिलेगा वो पानी के ऊपर खिलेगा। The leaves are flat and large in size. They are covered with a waxy coating to make them waterproof. इनके ऊपर भी वैक्स कोटिंग होती है, चिकने चिकने दिखेंगे ये आपको अगर आप इन्हें हाथ लगाएंगे तो, जिससे कि इन पर पानी रुके ना। कुछ पत्तियों पे आप देखना पानी रुकेगा और पानी बह जाएगा, बहेगा भी नहीं, वो ऐसे फिसल जाएगा पानी। बहना तो फिर भी एक अलग हो गया, फिसल जाता है पानी। ओके तो वो वैक्स कोटिंग की वजह से होता है, उसकी जो लीव होती है उस पर वैक्स कोटिंग होती है जिससे पानी उस पर फिसल जाता है और रुकता नहीं है। ना फ्लोटिंग प्लांट्स यानी कि जो तैरते हैं, फ्लोट ऑन द सर्फेस विद देयर रूट्स हैंगिंग सबमर्ज्ड इन द वाटर। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड राउंड एंड फॉर्म बंचेस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। झुंड बना लेते हैं, ये बंच बना लेते हैं सरफेस पर पत्तियों का। Floating leaves are generally tough because they have to withstand the weather and water movement. काफ़ी अच्छी पत्तियाँ होती हैं इसकी, टफ पत्तियाँ होती हैं जिससे कि वो वहाँ के सराउंडिंग के संग अच्छे से रेसिस्ट कर पाए, आराम से अपने आप को सर्वाइव कर पाए। An example of a floating plant is water lettuce. So now we have completed with this chapter, and with this chapter we have completed the syllabus of first term. Soon you will have your half-yearly exams. For those exams you have to prepare well. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.